आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों कि यह तस्वीर कितनी ताकतवर और यह तस्वीर अपने आप में हजारों दास्तानें कह रही हैं। आप जानते हैं दोस्तों स्पेन ने क्या किया है। स्पेन ने ईरान में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है। याद कीजिएगा 28 फरवरी को जब सुप्रीम लीडर खामेनी को अमेरिका ने मार दिया था, इस्राइल ने मार दिया था, उसके बाद कुछ ही दिनों में स्पेन को अपना दूतावास बंद करना पड़ा था। मगर इस वक्त जब युद्ध विराम इतने नाजुक मोड़ पर है, तब स्पेन ने अपना दूतावास शुरू किया है। पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं स्पेन के दूतावास के तमाम अधिकारियों को यह संदेश जा रहा है कि यूरोप अब ट्रंप और इस्राइल के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा है। और यह तस्वीर, इसमें आप देख रहे हैं मुस्कुराते हुए चेहरे स्पेनी एम्बेसी के, स्पेनिश एम्बेसी के। यह अपने आप में बहुत ताकतवर तस्वीर है। और समानांतर तौर पर एक और खबर आ रही है कि ट्रंप ने जो हॉर्मूज में नाकेबंदी कर दी है, यूरोप उसका समर्थन नहीं कर रहा है। नेतन्याहू बुरी तरह से बौखला गए हैं। वो कह रहे हैं कि यूरोप खत्म हो गया, यूरोप बर्बाद हो गया। हकीकत यह है कि माननीय नेतन्याहू जो हैं वो दुनिया को बर्बादी की तरफ ढकेल रहे हैं। मगर इस तस्वीर की जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके मायने क्या हैं, इसे समझो। सबसे पहले यह खबर क्या, और फिर इंतजार कीजिएगा इसके सामरिक मायने क्या हैं, इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले बड़ी खबर, द बिग ब्रेकिंग न्यूज कमिंग टू योर स्क्रीन्स। स्पेन ने सोमवार को तेहरान में अपना दूतावास औपचारिक तौर पर फिर से खोल दिया और युद्ध विराम के बाद ईरान ने अपनी कूटनीतिक मौजूदगी बहाल करने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया। राजदूत एंटोनियो सांचेज बेनेडितो ने कहा, मैंने आज तेहरान में स्पेनिश दूतावास फिर से खोल दिया है ताकि हर संभव तरीके से शांति की कोशिशों में शामिल हो सकें। यह दूतावास 7 मार्च को बंद कर दिया गया था जब अमेरिका इस्राइल के हवाई हमलों के दौरान स्टाफ को वहां से निकाल दिया गया था। इस पूरे संघर्ष में स्पेन नाटो का सबसे खुलकर विरोध करने वाला सदस्य रहा है, जिसने अमेरिका फोर्सेस को अपने बेस और एयर स्पेस इस्तेमाल करने से भी रोक दिया था। याद कीजिएगा दोस्तों, पेड्रो सांचेज स्पेन के प्रधानमंत्री, सही मायने में लाल आंख दिखाई थी अमेरिका को। क्योंकि हमारे देश में कई महान नेता हैं जो विपक्ष में रहते हुए कहते हैं कि चाइना को लाल आंख दिखाओ, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाओ, मगर फिर चाइना पर उनका मुंह नहीं खुलता है। यहां पर स्पेन नाटो में अमेरिका का साथी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका का साथी है, बावजूद उसके उसने साथ नहीं दिया। और अब दूतावास का खोलना। मगर जो सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हॉर्मूज की जो नाकेबंदी ट्रंप ने की है, ब्रिटेन ने साथ देने से मना कर दिया है, फ्रांस ने साथ देने से मना कर दिया है और नेतन्याहू बुरी तरह से बौखला गए। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह जो तस्वीर है इसके सामरिक मायने क्या है। इसे सिर्फ एक तस्वीर मत समझिए, क्या है इसके मायने, गौर फरमाएं। सबसे पहले ईरान और क्षेत्र के लिए संकेत। स्पेन ने ऐसे समय में तेहरान में दूतावास खोला है जब युद्ध विराम बहुत नाजुक है। इससे स्पेन को सीधे ईरान के बड़े नेताओं तक पहुंच मिलती है, जबकि कई पश्चिमी देश अभी भी सावधानी बरत रहे हैं। स्पेन खुद को शांति और बातचीत को बढ़ावा देने वाला देश दिखाना चाहता है। ईरान के लिए अच्छी बात है क्योंकि इससे उसका अंतर्राष्ट्रीय अलगाव यानी अलग थलग पड़ना थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा हमें गौर करना पड़ेगा कि अमेरिका और इस्राइल के लिए क्या है संदेश। स्पेन पहले ही अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का विरोध कर चुका है, अपने बेस और एयर स्पेस नहीं दिए हैं। अब दूतावास खुलकर वही लाइन जारी रख रहा है कि युद्ध नहीं करो, बातचीत करो। इस्राइल और उसके समर्थकों को यह कदम पसंद नहीं आया और उन्होंने इसकी आलोचना की। इसका मतलब स्पेन जानबूझकर अलग रास्ता चुन रहा है, भले ही राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह पश्चिमी देशों में फूट भी दिखा रहा है। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस वक्त पश्चिमी देशों में जितने भी असरदार खिलाड़ी हैं, सब ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ हैं। खासतौर से नेतन्याहू के खिलाफ इसलिए, नेतन्याहू जो हैं वो लगातार यूरोप के खिलाफ बोल रहे हैं। सुनिए क्या कहा नेतन्याहू ने। אנחנו מגינים על אירופה. אירופה ששכחה כל כך הרבה דברים מאז השואה. היא יכולה ללמוד מאיתנו הרבה דברים, ובעיקר את הדבר העיקרי, את ההבחנה החדה בין טוב ורע, שמחייבת ברגע האמת לצאת למלחמה למען הטוב, למען החיים. אירופה שנשבעה לאחר מלחמת העולם להגן על הטוב,
נגועה היום בחולשה מוסרית עמוקה. אירופה מאבדת שליטה על הזהות שלה, על הערכים שלה, על המחויבות שלה לשמור על הסיביליזציה מפני הברבריות. אבל את המחויבות הנצחית הזאת, ישראל אינה שוכחת. और जैसे मैंने कहा, पश्चिमी देशों में फूट कैसे, गौर फरमाएं। इस कदम से साफ दिखता है पश्चिमी देशों के अंदर दो सोच चल रही है। एक दबाव, हमले और नाकेबंदी वाला तरीका, दूसरा बातचीत और कूटनीति वाला तरीका। इसके अलावा यूरोप और अंतरराष्ट्रीय भूमिका। स्पेन यहां से अपने आप को यूरोप के सबसे प्रभावशाली देश के तौर पर पेश कर रहा है। कैसे, इस पर भी गौर फरमाएं। स्पेन पहला पश्चिमी देश बन गया जिसने तेहरान में पूरी तरह दूतावास फिर से खोला। इससे उसे मध्यस्थ बनने का मौका मिल सकता है, यानी मीडिएटर। यह कदम बाकी यूरोपीय देशों को भी बातचीत वाला रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करता है। दूतावास होने से स्पेन मानवीय मामलों, कैदियों और तनाव कम करने में मदद मिल सकता है। और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि 21 अप्रैल को यूरोपीय यूनियन की एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में यूरोपीय यूनियन यह फैसला करने वाला है कि हमें इस्राएल के साथ व्यापार बंद करना चाहिए और जहां हम उन्हें हथियारों की बिक्री कर रहे हैं उसे बंद करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की जो प्रमुख हैं फ्रांसिस्का अल्बनीज, उन्होंने इस्राएल के बारे में सख्त बयान जारी किया है। गौर फरमाएं। मैं यूरोपीय नेताओं से अपील करती हूं, सही काम करने में कभी देरी नहीं होती। गैर कानूनी कब्जे और उससे जुड़े अपराधों को देखते हुए इस्राएल के साथ व्यापार और हथियारों का ट्रांसफर रोकना आपकी जिम्मेदारी है। और क्या करना बाकी है इस्राएल को, जब जाकर आप इस समझौते को सस्पेंड करेंगे। 21 अप्रैल, इस तारीख पर गौर कीजिए। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि स्पेन ने इस तस्वीर को पेश करके कितना बड़ा जोखिम मोल लिया है, क्योंकि आपका मुकाबला एक खुराफाती नेतन्याहू से है। वो नेतन्याहू जिनके लिए कोई रेड लाइंस नहीं है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों अगर स्पेन के दूतावास पर कल को एक बॉम्ब, एक मिसाइल आकर गिर जाए। मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा। इस्राएल, मुसाद, आईडीएफ, नेतन्याहू कुछ भी कर सकते हैं। और यह मत भूलिए, नेतन्याहू ने स्पेन को धमकी भी दी थी। जी हां, स्पेन को धमकी भी दी थी। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, मगर स्पेन को यह सब पता है, बावजूद उसके वो जोखिम ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतिहास में अपने आप को एक ऐसे किरदार के तौर पर स्थापित करना चाहता है जिसने इस मौके पर अत्याचारियों का साथ नहीं दिया। और यही बात मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी सरकार से, हमारे देश में बीजेपी सरकार से अपील करता रहता हूं, अपनी रीढ़ दिखाओ। मिस्टर एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, लेजर आईज मीम्स बनाने से आप महान नहीं बनने वाले हैं। ताकत दिखाओ, रीढ़ दिखाओ। दिख रहा है कौन अत्याचार कर रहा है, बावजूद इसके आप एक बयान तक नहीं जारी करते हैं। किसी ने सही कहा है, शर्म इनको मगर आती नहीं। बहरहाल दुनिया ये कह रही है कि पहले गजा, फिर लेबनान, आज ईरान और कल को कुछ भी हो सकता है। गौर फरमाएं, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने कहा है कि अब ईरान के बाद इस्राएल तुर्की को अपना दुश्मन बनाने वाला है और तुर्की पर हमला करेगा। जैसे हमने कहा ना, नेतन्याहू कहीं नहीं रुकने वाला है। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी जान बचानी है। इस खबर पर गौर कीजिए। नेतन्याहू के खिलाफ जो भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई चल रही है, उसे इसलिए रोक दिया, सुरक्षा कारणों से रोक दिया। अरे भाई, सुरक्षा कारण, या अगर सुरक्षा के हालात ठीक नहीं है तो आपकी वजह से है। फिर भी उस कार्रवाई को रोक दिया गया। और अब टर्की कह रहा है कि ये लोग ईरान पे नहीं रुकने वाले हैं। इसके बाद अगला निशाना जो है वो टर्की पर होने वाला है। मगर अफसोस की बात यह है, टर्की जैसे देश और खाड़ी के कई जैसे देश जो है ना, उनके रुख में एक किस्म का दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड्स है। उन्हें खुलकर इस्राएल और अमेरिका का विरोध करना चाहिए। अपने मिलिट्री बेसिस नहीं देने चाहिए, मगर आप जानते हैं यूएई और सऊदी अरब लगातार अपने मिलिट्री बेसिस देता रहता है। बहरीन और कुवैत, उनमें साफ तौर पर एक दोगलापन दिखाई देता है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल एक और करारा झटका है, वो मिल रहा है अमेरिका का। जी हां, गौर फरमाइए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि चाहे जो भी दबाव बने, ब्रिटेन ईरान के युद्ध में नहीं घुसेगा और हॉर्मुज स्ट्रेट को जो नाकेबंदी की जा रही है अमेरिका द्वारा,
हम उसका साथ नहीं देंगे। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। पहले स्पेन ईरान में दूतावास खोलता है, फिर कीर स्टारमर, फ्रांस के प्रधानमंत्री इमानुएल मैक्रों, स्पेन, तमाम देश इस तरह का संदेश दे रहे हैं। अब मैं आपको सरल लफ्जों में बताने वाला हूं कि जिस तरह से यूरोप इस्राइल और ट्रंप को लाल आंख दिखा रहा है, इसके मायने क्या हैं, गौर फरमाएं मेरे एक एक लफ्ज पर। ब्रिटेन ने साफ कह दिया है कि वो ट्रंप के हॉर्मूज जल डमरू मध्य को ब्लॉक करने के कदम के साथ नहीं है। यह अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है, आइए अब इसे समझते हैं। ब्रिटेन ने दरअसल कहा क्या? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कर दिया है कि यूके इस नेवल ब्लॉकेड को लागू करने में हिस्सा नहीं लेगा। वो अपने कुछ जहाज और संसाधन इलाके में रखेगा, लेकिन सिर्फ समुद्री रास्ते खुले रखने और तनाव कम करने के लिए, न कि ईरान पर दबाव डालने और अमेरिकी ब्लॉकेड का हिस्सा बनने के लिए। मतलब साफ है, यह चुप रहना नहीं बल्कि अमेरिका के तरीके से खुली असहमति है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब हमें समझना पड़ेगा कि अमेरिका के लिए ये कितना बड़ा झटका है। नंबर 1, गठबंधन की राजनीति। यूके अमेरिका का सबसे करीबी सैन्य और खुफिया साझेदार माने जाता है। ऐसे में उसका खुलकर मना करना दिखाता है कि पश्चिमी देशों में ही फूट है। नतीजा, यह एक तरीके से एक बड़ा राजनीतिक झटका है, क्योंकि इससे एकजुट पश्चिम वाली छवि कमजोर हो रही है। ऊपर से स्पेन पहले अपना बयान दे चुका है। इसके बाद इसका सैन्य असर। सच यह है कि अमेरिका को ब्लॉकेड लागू करने के लिए ब्रिटेन की जरूरत नहीं है। उसके पास खुद काफी नौसैनिक हैं, मगर आपको समझना पड़ेगा, ब्रिटेन अमेरिका का सबसे बड़ा पिछलग्गू, सबसे बड़ा साथी। आलोचक तो ब्रिटेन को अमेरिका का चमचा भी कहते हैं। अब आप अगर इस कदर विरोध करने लगे तो इसके मायने बहुत हैं। 3, अंतरराष्ट्रीय छवि। यूरोप और कई देशों को लगेगा कि अमेरिका ज्यादा आक्रामक हो रहा है। जब ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश कूटनीति और शांति की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका अलग थलग दिख रहा है। एशिया के तेल खरीदने वाले देश जैसे भारत और जापान भी खुलकर समर्थन देने से हिचकेंगे। इसका नतीजा क्या है, इस पर गौर फरमाएं। यह अमेरिका के लिए साफ कूटनीतिक झटका है। ऐसा लगेगा कि अमेरिका एक वैश्विक समुद्री रास्ते को मिलिट्री तरीके से कंट्रोल करना चाहता है, जबकि उसके अपने करीबी साथी उसके साथ नहीं हैं। देखिए, जहां तक ताकत की बात है, अमेरिका के पास ताकत है, उसमें दो राय नहीं है। ताकत के मामले में ट्रंप जो चाहे कर सकते हैं, मगर जैसे मैंने बताया ना कि इस वक्त उनके दिमाग में जबरदस्त तनाव है। उनकी लोकप्रियता देश के अंदर गिर रही है। बाहर वो खुद को विश्व गुरु स्थापित करना चाहते थे, नोबेल शांति पुरस्कार करना चाहते थे, मगर उनसे ज्यादा झगड़ा पैदा करने वाला, दुनिया को बर्बादी के रास्ते पर लाने वाला इंसानियत में कभी नहीं रहा है। इस तरह का कोई नेता ही नहीं रहा है, ऐसा कोई राष्ट्रपति ही नहीं रहा है अमेरिका का। यानी कि ट्रंप बदनाम हो रहे हैं। यही वजह है कि कभी वो धमकी देते हैं और कभी वो कहते हैं कि हमें संदेश मिल रहे हैं, अच्छे संदेश मिल रहे हैं, ईरान के साथ दोबारा बातचीत हो सकती है। और अब खबर आ रही है कि शनिवार को या तो जेनेवा या फिर इस्लामाबाद में दोबारा बातचीत होगी। मगर बड़ा प्रश्न, क्या इस तरह के अमेरिका पर ईरान एतबार करेगा? यह अपने आप में बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ईरान भी देख रहा है कि किस तरह से अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है और ईरान इस मौके पर अमेरिका को खुलकर ताने मार रहा है। कैसे, गौर फरमाएं। मसलन व्हाइट हाउस ने यह धमकी जारी की है, पूरे स्क्रीन पर देखिए। चेतावनी, अगर कोई भी शिप ब्लॉकेड के करीब आई तो हम उसे तबाह कर देंगे। हम वही सिस्टम यूज करेंगे जो हम सिस्टम ड्रग डीलर्स पर इस्तेमाल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का जिक्र जो है वो व्हाइट हाउस ने किया है, और इसके जवाब में यहां भारत में जो ईरानी काउंसलेट है हैदराबाद में, उन्होंने कहा है कि भैया तुम लूडो खेलो, खेल खेलने की बात मत करो, तुम लूडो खेलो। उनके शब्दों में आपकी स्क्रीन पर, ट्रंप इज मोर टैलेंटेड एट लूडो, कीप ब्लॉकिंग, और इसके साथ एक स्माइली का इस्तेमाल किया गया है जिसमें केला दिखाया गया है। यानी कि ईरान अमेरिका को केला सौंप रहा है कि लो केला खाओ, लूडो खेलो। अब इससे ज्यादा बेइज्जत कोई कैसे हो सकता है?
मगर इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद ट्रंप है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।